हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। पिछली क्लास में हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किया था, तो इस क्लास में हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन करेंगे। तो ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन द सेम डायरेक्शन एज द अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, और वो किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। इट इज़ अ फोर्स पोजेस्ड बाय अ बॉडी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ मोशन। और अगर हम इसे मैथमेटिकली कहें तो मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है बेटा? इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी m इज इक्वल टू, मोमेंटम को हम p से डिनोट करेंगे, p इज इक्वल टू m, वेलोसिटी v चाहे u आप ले लीजिए। अगर हम इसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन है ये: कंसीडर बॉडी ऑफ मास m हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी u। एक हम बॉडी कंसीडर करते हैं जिसका मास m है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा? u। लेट द बॉडी बी एक्टेड अपॉन बाय सम फोर्स f। हम मान लेते हैं कि जो बॉडी है हमारी, उसके ऊपर कुछ फोर्स एक्ट हो रहा है फॉर टाइम t, कुछ समय t के लिए, और सच दैट इट्स फाइनल वेलोसिटी इज़ v, और इसकी फाइनल वेलोसिटी v होगी। तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? स्टार्टिंग में उसका मोमेंटम m u होगा। ठीक है, मैंने अभी बताया था यहाँ पर p इज इक्वल टू m v। इसी तरह फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m v। तो चेंज इन मोमेंटम इन टाइम t इज इक्वल टू क्या होगा? m v माइनस u। चेंज इन मोमेंटम यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, आप लिख सकते हैं एम वी माइनस एम यू। फिर उसके बाद आप इसमें से m कॉमन ले लेंगे तो v माइनस यू हो जाएगा। ये टाइम t के लिए था। अब फिर यूनिट टाइम के लिए, मीन्स यूनिट टाइम के लिए क्या हो जाएगा बेटा? ये t नीचे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था तो वहाँ पर v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है बेटा? a एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम v माइनस यू अपॉन टी की जगह क्या लिख देंगे? a। या फिर ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज m इंटू a। लेकिन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, या f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। जब ये हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हम ये k लगा देंगे, वेयर k इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। k कोई कांस्टेंट है। ठीक, तो फिर उसके बाद इफ़ अ बॉडी हैज़ अ यूनिट मास एंड यूनिट एक्सेलरेशन सच दैट फोर्स पोजेस्ड बाय इट इज़ ऑल्सो वन यूनिट। ठीक है, मतलब अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका यूनिट मास है और यूनिट एक्सेलरेशन है, यूनिट मीन्स वन, तब फोर्स जो होगा उसके ऊपर वो भी वन ही होगा। तो यहाँ पर हम F की जगह भी हम वन लिख लेते हैं कि आपका ऐसे ही M की जगह वन, A की जगह भी वन। हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो मास है वो भी यूनिट है, एक्सेलरेशन यूनिट एक्सेलरेशन, और यूनिट फोर्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो K इज इक्वल टू वन आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम K की वैल्यू वन पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसके एग्जाम्पल्स करते हैं। आप सभी बच्चे क्रिकेट मैच देखते हैं, तो आप लोगों ने कभी ध्यान से अगर देखा हो कि कोई फील्डर अगर कोई बॉल कैच कर रहा है तो वो अपना हाथ पीछे की ओर ले जाता है। देखिए, जैसे पीछे की ओर ले जाता है। ठीक है, ऐसा वो क्यों करता है? अगर मान लीजिए कि वो तुरंत ही कैच कर लेता है
तो बेटा यहाँ पर जो बॉल की जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, जिस वजह से वेलोसिटी इंक्रीज है, तो उसकी वजह से क्या होगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अब फोर्स ज़्यादा लगेगा, फिर अगर ये क्रिकेटर अगर बॉल इसी तरह कैच कर लेगा, डायरेक्ट कैच कर लेगा, तो वहाँ पर एकदम अचानक से सडनली उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी और फोर्स भी आपका बहुत ज़्यादा लगेगा, जिससे क्या होगा, इस क्रिकेटर के हाथ पे चोट लग जाएगी। ठीक है, तो जब ये क्रिकेटर जब बॉल को पकड़ के पीछे की तरफ अपना हाथ मूव करता है, तो उससे क्या होता है कि बॉल की वो वेलोसिटी को वो कम करने की कोशिश कर रहा है, धीरे 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 धीरे। ठीक है, जिस वजह से फोर्स भी यहाँ पर कम लगेगा। ठीक, फोर्स यहाँ कम लगेगा, टाइम वो ज़्यादा लेगा, जिस वजह से उसको हाथ में चोट नहीं लगेगी या कम लगेगी। इसका सेकंड एग्जाम्पल है बेटा ये लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में आपने देखा होगा कि यहाँ पर मिट्टी रहती है या बालू, रेत, सैंड जिसे कहते हैं, या फिर कुशन रखे होते हैं। जब कोई खिलाड़ी आता है भागते हुए और वो जंप करता है, तो वो इसके ऊपर गिरता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए सैंड या कुशन नहीं रखा गया है, तो वो डायरेक्ट ज़मीन पर गिर जाएगा, जिस वजह से उसको चोट लगेगी। तो चोट ना लगे इसके लिए क्या किया जाता है, कुशन रख दिया जाता है, ताकि फोर्स जो है वहाँ पे जो क्रिकेटर है जब वो गिरे तो वहाँ टाइम इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, टाइम इंक्रीज़ होगा तो जिस वजह से उसको चोट नहीं लगेगी या कम लगेगी। तो ये आपका न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था। तो अगली क्लास में हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन करेंगे। इसी तरह इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। थैंक यू।